वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं सुबह 7 बजे आपको मंडे टू सैटरडे मिलता हूं और आपको सिखाता हूं 4 सवालों के साथ 40 बातें। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, रेलिवेंट हैं, भविष्य में प्रश्नों के रूप में संभावित हो सकती हैं, यानी पॉसिबल हो सकती हैं। दूसरा, मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे भी मैं मिलता हूं लक्ष्मीकांत सीरीज के साथ, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहा हूँ, थ्योरी पार्ट पर। अगर आप ये दोनों क्लासेस देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि इस शो को हिट कराना, इन दोनों शो को हिट कराना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करें और इसे देखें भी। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। 6 से कम आयु के बच्चों के लिए। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यानी ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ बात आर्टिकल 45 की हो रही है, अनुच्छेद 45 की, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से लेके 51 तक है। ये नॉट इन्फोर्सिएबल है, यानी किसी भी कोर्ट में ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के लिए जरूरी है, शासन में मूलभूत है। राज्य इसे अपनी आंखों का सुरमा बना के रखेगा, ठीक है। बाध्यकारी नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए जरूरी है। और आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्य से अपेक्षा करता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। जैसे डीपीएसपी पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसे योजनाओं से, स्कीम से लिंक करके पढ़ें। डीपीएसपी के आर्टिकल रटे नहीं जाते हैं 45 में, ये 47 में, 46 में, बल्कि इसे स्कीम्स के साथ लिंक किया जाता है। तो जैसे आंगनबाड़ी स्कीम आपने सुना होगा, तो आंगनबाड़ी में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। तो आंगनबाड़ी स्कीम कौन से आर्टिकल से इंस्पायर है? आर्टिकल 45 से इंस्पायर है। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये भी जानना यहाँ पर जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा। 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 86वें संविधान संशोधन से संबंधित 3 बातें हैं जो आप एक के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और आर्टिकल 21A जोड़ा गया एज अ फंडामेंटल राइट, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर प्रोवाइड किया गया। और 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। कैसे मिला? आर्टिकल 21A से मिला। अब जाहिर सी बात है कि मौलिक अधिकार में कुछ बातें ऐसी हैं जो मात्र लिख देने से धरती पर नहीं आ पाएंगी, मात्र लिख देने से क्रियान्वित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 21A को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कानून बना जिसका नाम हुआ आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। सब पूछा जाता है फैक्चुअल डेटा में, और इसको लागू किया गया 2010 में, यानी 2010 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आर्टिकल 45 में मॉडिफिकेशन हुआ। आर्टिकल 45 में मॉडिफिकेशन हुआ और इसमें यह किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान कौन करे? राज्य करे, ठीक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जब जोड़ी गई, शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, यानी मौलिक कर्तव्यों को जब ऐड किया गया, तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन थे कितने? 10। लेकिन 86 अमेंडमेंट के द्वारा 10 में एक और जोड़ दिया गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ दिया गया। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। कौन? गार्जियन प्रदान करे, यानी अभिभावक प्रदान करे।
तो ये तीन बातें, पहला 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपने ये देखा कि 45 को मॉडिफाई किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल आपका यही लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 45 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ द 6 ईयर। सही लिखा हुआ है। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यानी ये फंडामेंटल राइट का क्या है, पार्ट है, ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बल्कि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों की तरह डीपीएसपी भी अधिकार हैं, लेकिन डीपीएसपी सामूहिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं, बट डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ओनली वन इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला भी आपका 45 से रिलेटेड सवाल है। अरे वाह, सब आज 45 ही आ जाएगा क्या। आर्टिकल 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 45 का कार्यान्वयन अदालत द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर बल देता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा पर बल देता है। ठीक लिखा हुआ है। क्रियान्वयन अदालत में कानूनी रूप से बाध्यकारी है, नहीं, बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी का एक फीचर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन गारंटीड है। नॉन गारंटीड है यानी इन पर गारंटी नहीं मिली है, सुरक्षा नहीं मिली हुई है। वाद योग्य नहीं है यानी नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायोचित नहीं है, ऐसा लिखा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू कैसे करेंगे। अब सवाल ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। जब ये बाध्यकारी नहीं है तो इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। तो मेरे भाई, इन्हें लॉ बना के लागू किया जाता है, इन्हें पॉलिसी बना के लागू किया जाता है, यानी नीति बना के लागू किया जाता है, लॉ बना के लागू किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नीतियों के द्वारा, कानूनों के द्वारा लागू किया जाता है। और राज्य से ये अपेक्षा भी की जाती है, राज्य से एक्सपेक्ट किया जाता है कि राज्य डीपीएसपी को फॉलो करे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या करे, फॉलो करे। तो मेरे भाई, कानून जैसे अब आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी आर्टिकल 45 से इंस्पायर है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल से, 45 से। जैसे आपने मिड डे मील पढ़ा है, मिड डे मील में क्या है, क्यों आया मिड डे मील, इसलिए आया कि भाई पोषण के स्तर को सुधारा जाए। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो आर्टिकल 47 की पहली लाइन यही कह रही है ना, राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य पोषाहार के स्तर को और बेहतर बनाने की कोशिश करे, और जिन लोगों के अंदर कमी है पोषक तत्वों की, उन्हें दूर करने का प्रयास राज्य करे। तो आर्टिकल 47 का एग्जाम्पल है ये मिड डे मील। आर्टिकल 47 की दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे तो गांधीयन थॉट है, वो कहता है कि भाई ऐसे पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं, उनका उपभोग प्रतिबंधित करने का प्रयास, यानी उनको बैन करने का प्रयास स्टेट करे। तो गुजरात में दारू बंद है, बिहार में भी शराबबंदी है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, आर्टिकल 47 का एग्जाम्पल है। तो मेरे भाई, तो ये 47 से इंस्पायर है आपका मिड डे मील, ये 45 इससे इंस्पायर है। तो कहने का अर्थ ये है कि डीपीएसपी को ऐसे ही आप कनेक्ट करके पढ़ा करिए, तो डीपीएसपी के आर्टिकल कभी भी आपको जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, नहीं कनेक्ट करेंगे तो ऐसे भूल जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये गलत हो जाए। अगर यही बात मौलिक अधिकार के लिए लिखी रहती, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, यही बात अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखी रहती, यानी मौलिक अधिकार के लिए यही बात लिखी रहती, तो क्या हो जाता है ये, तब ये आपका गलत होगा, सॉरी, तभी आपका सही हो जाता। ठीक है, डीपीएसपी के लिए गलत है, बस उसके लिए सही हो जाता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, आपका सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारणों से पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्य जारी रखता है। पहला लिखा हुआ है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेट होता है, रिजाइन देता है या डेथ होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करता है। दूसरा लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 ही महीने तक, यानी मैक्सिमम 6 महीने तक ही काम कर सकता है। तीसरा लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी कार्य जारी रखता है। इस दौरान, है ना, इस अवधि में, कौन सी अवधि की बात हो रही है, जब वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा, तब की बात हो रही है। ठीक है,
तो देखो इस सवाल को जरा समझने का प्रयास करिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की थोड़ी स्थिति मैं आपको समझाता हूँ। भारत देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर। इस 5 साल के दौरान राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है? मृत्यु हो जाए तब खाली हो सकता है, नहीं मन लग रहा है, इस्तीफा दे दिए तब खाली हो सकता है, ठीक है। या इन्हें हटा दिया जाए, महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए तब खाली हो सकता है, ठीक है। महाभियोग लगा के हटा दिया जाए। किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है या ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो सवाल है कितने दिन तक कार्य करता है? तो मेरे भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर मात्र 6 महीने तक कार्य कर पाएगा। अब ऐसा क्यों? आपके मन में प्रश्न बनना चाहिए, ऐसा क्यों? तो अनुच्छेद 62 जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 62 की पहली लाइन ये लिखी है कि राष्ट्रपति का टेन्योर समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेना है। अनुच्छेद 62 की पहली लाइन ये कह रही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेना है। लेकिन फिर भी अगर मान लो चुनाव न हो पाया तो तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। लेकिन अगर कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, यानी 6 महीने तक खाली रहेगा। 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है, ये बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो 6 महीने तक करा लेना है, तो 6 महीने तक कौन काम करेगा उसकी जगह पर? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर 6 ही महीने तक कार्य करेगा। 6 महीने तक जब वो कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिलती हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं, सारे अधिकार मिलते हैं, सब कुछ। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करता है तो उसे सारी शक्तियां, सारे अधिकार सब मिलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ एक रोचक बात आपको जाननी होगी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो 4 ईयर का होता है। लेकिन अगर इन 4 सालों के दौरान अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट अगले अगले बचे हुए समय के लिए काम करेगा। यानी अगर 2 साल में इनकी मृत्यु हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट अगले 2 साल तक काम करेगा, रिमेनिंग टाइम तक काम करेगा। इसीलिए कहते हैं अमेरिका में लोग मजाक बस कि वहाँ उपराष्ट्रपति अगरबत्ती जलाता है, क्या राष्ट्रपति मरे हो हम जाएं, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति रियल पावर रखता है, वहाँ राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा है नहीं। और इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट कितने दिन तक काम कर पाएगा? 6 महीने तक। इवन भारत देश में अगर आप उपराष्ट्रपति की स्थिति देखेंगे तो भारत देश में उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनस कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनस क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि उसे पद के अनुरूप शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। उपराष्ट्रपति को आप देखेंगे तो दो ही विशेष शक्तियां आपको नजर आएंगी। एक, वो तो राज्यसभा को चेयर करता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और दूसरा, राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति क्या करता है? काम करता है। ये दो शक्तियां नजर आएंगी। अब यहाँ समझिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करेगा इन परिस्थितियों में, ठीक लिखा हुआ है। अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति तक कार्य कर सकता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। इस अवधि में यानी इस दौरान जब वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा तो सभापति के तौर पर भी कार्य करेगा? जी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करता है, यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, तब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। फिर से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा, यानी राज्यसभा के चेयर पर्सन के तौर पर उस समय वो कार्य नहीं करेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को कभी भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती। उसको भी जो भी 4 लाख इस समय मिलती है वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है, यानी राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है आर्टिकल 40, फिर देखो वही आ गया। आर्टिकल 45 का मूल उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन ये सवाल अलग है तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। मैंने तो सोचा स्किप करें क्या, फिर से 45 आ गया है ना। आज 45 छोड़ेगा नहीं लग रहा है, 45 का पूरा पोस्टमार्टम ही करना पड़ जाएगा। तो 45 का मूल उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। आर्टिकल 45 का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर, पहला स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। 65 अलाउज टू वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 45 और अनुच्छेद 65 दोनों ही डीपीएसपी का हिस्सा है, ठीक है। तो 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब राष्ट्रपति का कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट और पहले स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझ के बताना है, ठीक है।
तो देखो एक बात समझिएगा, आर्टिकल 65 कह रहा है। पहले चीज तो 45 आप जानते हैं कि 45 ये है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, ये तो क्लियर है, पहले ही सवाल से क्लियर हो गया है। 65 क्या है, 65 ये कह रहा है कि यदि प्रेसिडेंट अब्सेंट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेट है, तो ऐसे में इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करेगा। इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। बात ये जनरल वे में ठीक है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा ही लिया जाएगा और 6 महीने तक वो काम करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लिखा है। अजीब लिखा है, टाइपिंग एरर थोड़ा सा हुआ है, मैंने ही सवाल बनाया था, कहीं से उठाया हुआ सवाल नहीं है, मेरे ही द्वारा बनाया हुआ सवाल है। अब समझिए जरा, 65 में ये नहीं लिखा हुआ है कहीं कि तब तक कार्य करेगा जब तक नया वाला ना आ जाए, है ना। तब तक कार्य करेगा जब तक नया वाला ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में तो पता चला अनलिमिटेड टाइम तक काम कर सकता है जब तक वो ना आए। लेकिन हाँ, अब इसमें एक बात और बीच में आ गई कि भाई नया वाला भी तो 6 महीने में आ ही जाएगा, नया वाला भी तो 6 महीने में आ ही जाएगा, क्योंकि 62 क्या कह रहा है, आर्टिकल 62 सीधे सीधे कह रहा है कि भाई 6 महीने में चुनाव करा लेना है। अब 6 महीने में चुनाव करा लेना है तो नया वाला 6 महीने में आ ही जाएगा, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे में तब तक तो काम करेगा ही। तो एक तरीके से देखा जाए जनरल वे में अगर हम देखें तो तब तक वो कार्य करता है जब तक नया ना आ जाए, लेकिन इस तरह लिखना ठीक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैंने ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान नहीं दिया, गलत टाइप हो गया। यहां ये लिखा जाना चाहिए था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है जब तक नया वाला आ जाए। इस तरह से लिखना ठीक नहीं है। हालांकि अगर आप सही तरीके से देखें तो 62 में ये सीधे सीधे लिखा है 6 महीने में चुनाव कराना है। अब 6 महीने में चुनाव कराना है तो 6 महीने तक वो काम कर ही पाएगा, तब तक तो नया राष्ट्रपति आ ही जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हम व्यवहारिक पक्ष को देखें, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा देखें तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर लीगल टर्म्स की बात करें तो स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 45 और अनुच्छेद 65 दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। तो 45 और 65 दोनों ही हिस्सा नहीं है। 45 क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है, 45 डीपीएसपी का पार्ट है, और 65 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रोविजन में है, जो कि 63 से लेकर उपराष्ट्रपति के प्रोविजन शुरू होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हालांकि दोनों से रिलेटेड आर्टिकल वाली बात आई थी, ये सवाल पूरा आर्टिकल से रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट आर्टिकल जो है वो आपके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको कोई भी सवाल आए तो आप आराम से कर ले जाएं। 63 कह रहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 65 कह रहा है कि भाई जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पर काम करेगा। 66 इसकी क्वालिफिकेशन की बात करता है, इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। 67 में कार्यकाल है, हटाने की प्रक्रिया है। हटाने के लिए कोई ऑफिशियल इम्पीचमेंट, ऑफिशियल महाभियोग नहीं चलता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं 14 दिन की पूर्व सूचना देकर, इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं, लोकसभा ले जाते हैं, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पारित करते हैं और हटाते हैं। 68 क्या कह रहा है कि चुनाव होने से पहले, कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेना है। लेकिन अगर बीच में कार्यकाल समाप्त हो गया, जितना जल्दी हो सके चुनाव कराना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति में क्या है कि 5 साल के अंदर करा ले, 6 महीने के अंदर करा लेना है। लेकिन उपराष्ट्रपति में एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इलेक्शन करा लेना है। 69 इसकी शपथ की बात करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और शपथ का प्रारूप कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि यहीं लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति के। राष्ट्रपति में क्या है, 52 क्या कह रहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियां उसी में होंगी, उसी में निहित होंगी राष्ट्रपति में, जिनका प्रयोग या तो वो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के माध्यम से करेगा। 54 इलेक्टोरल कॉलेज बताता है कि कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है। एमपी भाग लेते हैं इलेक्टेड वाले, एमएलए भाग लेते हैं विधायक जिन्हें आप कहते हैं इलेक्टेड वाले, और दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड वाले, यानी निर्वाचित वाले दिल्ली पुडुचेरी के विधायक भाग लेते हैं। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है, निर्वाचन का तरीका। इसका भी चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, इनडायरेक्ट, एसटीवीएस सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, गुप्त मतदान, ठीक है। 56 कार्यकाल बताता है, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 5 ईयर का है ना। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। 57 पुनर्निर्वाचन की योग्यता, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 क्वालिफिकेशन, योग्यता बताता है। 59
शर्तों की बात करता है यानी कंडीशंस बताता है, और 60 इसका शपथ की बात करता है। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 61 महाभियोग की बात करता है, महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और 62 अभी थोड़ी देर पहले चर्चा ही हुई। ठीक, तो चलिए, तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपने 4 सवालों में 40 बातें जरूर सीखी होंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, रीसेंट क्लास के अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। साथ ही साथ यदि कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो मेरे भाई, हमारे यहाँ एक बैच चलता है आरंभ 19। आरंभ 19 में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ये एक लाइव फाउंडेशन बैच है। लाइव फाउंडेशन बैच है मींस लाइव 1100 प्लस घंटे आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इस समय हमारे यहाँ रैंक बूस्टर सेल ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, वी एल लाइव। क्या? वी एल लाइव, ये कोड, हालांकि हर फैकल्टी का कोड होता है, जिसका आपका मन करे उसका लगाइए। ठीक है, मेरा ये है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जान सकते हैं, कैसे आप परचेज कर सकते हैं। तो आप जाइए studyaiku.com पर, यहाँ पर क्लिक करिए, मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 बार क्लिक कर लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी नहीं होता है ओपन। आरंभ 19 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए गोल्ड और प्लेटिनम 2 तरह के बैच हैं। पूरा सिर्फ सिलेबस पढ़ना है तो गोल्ड के साथ चले जाओ, और अगर आपको किताबें भी चाहिए, आपको 4 साल की वैलिडिटी चाहिए, लाइव 1100 प्लस घंटे की क्लास के साथ प्री मेंस और एनसीईआरटी के एक एक कोर्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो प्लेटिनम के साथ चले जाओ। ठीक है, अगर आप प्लेटिनम के साथ जाते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। किताब टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं खरीदना है। से 9289996923 पर कॉल करिएगा। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, मेरा नाम बताइएगा, पूरी की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग लीजिएगा फ्री में। फ्री में पूरी काउंसलिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार आप परचेज कर सकते हैं। जब भी आप परचेज करिएगा कोड लगाइएगा VL Live। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। नमस्कार।